मैं बात कर रहा हूं मेरे अमित शाह बनने की बीच की स्टेज यानी कि कुणाल कामरा की। एक को अपनी टीम की सैलरीज निकालने के लिए फर्जी एआई कोर्स बेचकर पैसा कमाना पड़ रहा है, दूसरा तो बेचारा तमिलनाडु के किसी 2 कौड़ी के होटल के ऐड करके रेंट भर रहा है। इन दोनों को एक चीज बहुत अच्छे से आती है, समय समय पे रेज बेट फार्मिंग करके गालियां खाना और खबरों में बने रहना। आसान भाषा में इन्हें 2025 में जी रही 2010 की राखी सावंत कहा जा सकता है। सारे बड़े बड़े महामहिम जो है वो महीने में एक बार वो अंग्रेजों वाले बुढ़िया के बाल होते हैं ना, वो सर पे पहन के मिथुन दा के ग्रैंड सैल्यूट लेवल का एक पोल डांस दिखाया करें। पर हमने तो कभी ऐसी मांग नहीं की। इसलिए नहीं कि हमें उन 3 करोड़ केसेस के क्लियर होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें न्याय। हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सप्ताह की कुछ नई एक्सक्लूसिव रोचक चटपटी चटोरी खबरों में, जिनका हम विश्लेषण करेंगे यहाँ पूरी गंभीरता के साथ। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो मैं नई वीडियो डालूं उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो साझा अवश्य करें, क्योंकि आनंद पूरा मिलेगा इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, अगर आप मुझे ये गारंटी दें कि आप ये आनंद अकेले नहीं लेंगे और लोगों के साथ भी साझा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली खबर की ओर, जहां बिहार चुनाव के निर्णय आए नहीं कि उससे पहले जूता पतरम आरंभ हो गया। नहीं, जीते हुए पक्ष में नहीं। माना कि अक्सर दुनिया में यही होता है कि गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए, और इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हमेशा जीते वाले पक्ष में ही आपस में जूतमबाजी देखी जाती है कि किसको बड़ा पद मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये बिहार इलेक्शन थे तो यहां मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। हारे हुए पक्ष ने सोचा कि व्हाई शुड विनर्स हैव ऑल द फन, और उनकी तरफ से जूते चप्पल चल गए। नहीं, मैं फिगरेटिवली नहीं बोल रहा हूं, सचमुच में जूते चप्पल चले हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, लालू यादव जी के परिवार की बेटी और तेजस्वी यादव जी की बहन रोहिणी आचार्य जी ने यह कहा है। तो हुआ यूं कि राजद और महागठबंधन की तेज और प्रतापी हार के बाद रोहिणी जी मम्मी डैडी के घर और तेजस्वी भैया से मिलने पहुंची। वो शायद अपनी संवेदनाएं प्रकट करने गई होंगी, पर तेजस्वी भैया को शायद बचपन का वो मोमेंट याद आ गया होगा जो हर सिबलिंग्स वाले बच्चों के साथ होता था, जब आप क्लास में फेल हो जाएं और घर में पिट के कोने में बैठे हों और दूसरे कमरे से आपका बड़ा भाई या बहन दांत चियारते हुए आए और कहे कि अरे वैसे तेरे मैथ में कितने आए। उस समय तो आप भले ही छोटे होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो तेजस्वी भैया के साथ भी शायद वही हुआ होगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी भैया ना तो बच्चे हैं और ना ही क्लास में फेल हुए हैं। मतलब अभी तो क्लास में फेल नहीं हुए हैं ना, अभी तो चुनाव में आ रहे हैं। तो फिर वो बहन जी का ने ये भला कैसे सुन लेते। तो बस फिर वो उठे होंगे और बोला होगा कि बिहार की जनता पर मेरे भाषणों का जादू भले ही ना चला हो, लेकिन आज ये पैरागॉन जरूर चलेगी, और क्योंकि पैरागॉन है तो चलती ही जाएगी। लेकिन एक विडंबना यह भी है कि तेजस्वी यादव जी चुनाव से पहले बिहार के हर परिवार में एक नौकरी देने चले थे, लेकिन चुनावों के परिणाम आते ही पहले ही दिन अपने ही परिवार के एक व्यक्ति को फायर कर बैठे। ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के अच्छे लक्षण नहीं लगते हैं। वही बात हो गई कि क्या एचआर बनेगा रे तू। बता दूं मित्रों कि रोहिणी आचार्य जी लालू यादव जी की वही पुत्री हैं जिन्होंने उन्हें गुर्दा दिया था। देखिए कितनी बुरी बात है। गुर्दे के रिटर्न गिफ्ट में अगर कुछ देना ही था और चप्पल ही देनी थी तो कम से कम गुच्ची की दे देते यार, और वो भी प्रॉपरली देते। ऐसे कौन करता है भाई। लेकिन मेरे गुप्त सूत्रों ने मुझे यहां तक बताया है कि असल में रोहिणी जी जो है वो अपने मायके में एक महत्वपूर्ण काम करने आई थी। वो अपने भाई तेजस्वी यादव जी को ये बताने आई थी कि असल में चुनाव वो अंदरूनी लोगों की वजह से ही हारे हैं। मतलब जहर घोलने वाले सांप उनके आसपास ही छिपे हैं। लेकिन सांप की बात सुनते ही पता नहीं क्यों उनकी ओर एक क्रॉक्स उड़ती हुई आई। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आस्तीन के सांप तो बहुत सुने थे, पर यहां तो आस्तीन का मगरमच्छ निकला। ऐसा कहां होता है भाई। यू सी व्हाट आई डिड देयर। मगरमच्छ से याद आया, तो चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और अगली रोचक खबर की ओर, जो कि लालू जी के ही परिवार से है और लालू जी के ही दूसरे लाल के बारे में है। लाल तो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन जिन पदार्थों के सेवन के लिए वो जाने जाते हैं उसके बाद लाल, पीला, हरा, नीला, सतरंगी वही सब दिखने लगता है, सब एक ही हो जाता है। तो मित्रों, तेज प्रताप भैया एक बार फिर वापसी कर चुके हैं। नहीं, नेता के रूप में नहीं, एक बार पुनः यूट्यूब पर व्लॉगर के रूप में। मैं तो ये सलाह बहुत सारे भारतीय नेताओं को बहुत बार दे चुका हूं, पर कोई मानता ही नहीं है। 1-2 ही हैं जो मानते हैं, दिल्ली के सौरभ भारद्वाज जी और बिहार के अपने तेज प्रताप यादव जी, जिन्होंने यूट्यूब को प्रोफेशनली अपनाया है। तो मित्रों, पहले तेजू भैया LR व्लॉग्स, जिसका मतलब शायद
लालू राबड़ी व्लॉग्स था। इस नाम से चैनल चलाते थे जिस पर वो व्लॉगिंग किया करते थे। खबरदार किसी ने कमेंट में लिखा कि स्टिल अ बेटर व्लॉगर देन सौरभ जोशी, कोई नहीं लिखेगा। लेकिन अब एलआर व्लॉग्स की रीब्रांडिंग हुई है और हमारे सामने आया है तेजू भैया का नया चैनल TY व्लॉग्स। अब इसका फुल फॉर्म भी अगर मुझे बताना पड़े तो धिक्कार है मुझ पे, उसी तरह जिस तरह धिक्कार है इस चैनल के आने के बाद यूट्यूब की समस्त व्लॉगर कम्युनिटी पे। लेकिन ये जो LR से TY का सफर तय हुआ है ना मित्रों, इसमें पीड़ा तो बहुत हुई होगी। मतलब तेजस्वी जी को हार की जितनी पीड़ा हुई है उसके मुकाबले तो चलिए उधर नहीं जाते, किसी के जले पे क्या नमक छिड़कना। पर कुछ गिले शिकवे तो जरूर रहे होंगे लालू जी, यूं ही कोई व्लॉगर बेवफा नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लालू जी ने अपनी पार्टी की कमान और राजनीतिक सत्ता भले ही तेजस्वी जी के हाथों में सौंपी हो, लेकिन उन्हें आज भी असली गर्व की अनुभूति तेज प्रताप यादव को देख के होती होगी। क्योंकि असल में लालू यादव की जो लेगेसी है, उनके शासन की झलक जो तेजू भैया अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं, वो तेजस्वी राज में भी शायद ही पॉसिबल हो पाती। मतलब इतना खुल के सामने नहीं आ पाता जितना यहां पे आ रहा है। आय हाय हाय, आनंद ही आनंद। भाई ने अपने चैनल के शुरू होते ही दूसरा या तीसरा वीडियो जो डाला है वो उसी बारे में था जिसके लिए उनके पिताजी और उनकी सत्ता जानी जाती थी। जी हां, उन्होंने पकड़ के एक पत्रकार को हड़काया। यही चीज मुझे तेजू भैया की सबसे बढ़िया लगती है। कोई छल कपट नहीं, जो अंदर वो बाहर, अंदर कोई लाग लपेट नहीं रखते, कोई ऊंच नीच नहीं। जैसे राजद के समर्थक वैसे हमारे तेजू भैया। वो लोग सड़कों पे जो सब काम करते हैं वही उनके नेताजी वीडियो में करके यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। व्लॉगिंग चैनल की बेशक शुरुआत हो गई हो, लेकिन तेजू भैया के साथ एक विकट अन्याय भी हुआ है। हाल ही में उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। वो क्या है कि इस बार भैया जो है महुआ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए, जिस कारण सरकार ने उन्हें बोला कि भाई घर खाली करो, है इससे थोड़ी है। अच्छा नहीं हो रहा है वैसे उनके साथ। एकदम वो देवदास टाइप मामला हो गया कि बाबूजी ने कहा पार्टी छोड़ दो, भैया ने कहा परिवार छोड़ दो, नीतीश जी अब कह रहे हैं घर छोड़ दो। अब तो बस यूट्यूब ऑडियंस का ही सहारा है। किसी दिन ऑडियंस भी हाथ जोड़ के ये ना कह दे कि तेजू भैया प्लीज अब व्लॉगिंग भी छोड़ दो। कोई बात नहीं तेजू भैया, आप चिल करिए, दोनों भाई मिलकर पॉडकास्ट शुरू करेंगे। आजकल बहुत चलता है, आप तो वैसे भी पदार्थ सेवन करने के बाद अच्छे किस्से सुनाते होंगे। यही सब होता है पॉडकास्ट में। और मेरे पास तो कोई पत्रकारिता की डिग्री भी नहीं है, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। तो तेजू भैया मुझे धमका के भगाएंगे भी नहीं। चलिए धमकाने से चलते हैं अगली खबर पर। नहीं, किसी गुंडे बदमाश की बात नहीं करूंगा, असल में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बात करनी है। यू सी व्हाट आई डिड देयर अगेन। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की है मित्रों। नहीं, संतोष वर्मा को ब्राह्मणों की बेटियां खींचने जैसा बयान देने के लिए सुओ मोटो लेकर नौकरी से नहीं निकलवाया है, यहां तो कॉमेडियन पे कार्रवाई हुई है। समझा करो यार, कलेक्टरों का क्या है, वो तो गंभीरता से पब्लिक में कुछ भी बोलते रहते हैं। असल में इस देश को खतरा है चुटकुलों से, और उससे भी ज्यादा समय रैना जैसे खूंखार आतंकवादियों के चुटकुलों से, जो विकलांगों, क्षमा कीजिएगा, दिव्यांग जनों को लेकर चुटकुले मारते हैं। तो हुआ यह था कि समय रैना ने अपने शो में एक बीमारी के इलाज के लिए डोनेशन मांगते एड्स पर कटाक्ष मारा था। वो एड जिसमें एक बीमारी के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए डोनेट करने की मांग हो रही थी। अब ये मत पूछना कि ये बोलते हुए मेरे मुंह पे स्मर्क क्यों आ रहा है, भाई है तो है। इस पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ क्योंकि उन्होंने एक बीमारी के महंगे इलाज को लेकर संवेदनहीन टिप्पणी की और दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया। समझ रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है ये। भला हो यूएपीए नहीं लगा इस समय रैना नाम के जीव पे। तो कोर्ट ने इस पे समय रैना के साथ साथ अन्य 5 कॉमेडियंस को भी यह आदेश दिया है कि वे आने वाले समय में महीने में 2 शोज करें जिसके पैसों से दिव्यांग लोगों को इलाज के लिए फंड जुटाया जा सके। इसके साथ ही उन्हें दिव्यांग लोगों के लिए शो करने का भी सजेशन दिया गया है। पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऐसे प्यार भरे निर्णय सुनकर मुझे कभी कभी वो अपनिच भगवान टाइप की फील आ जाती है। क्योंकि अगस्त महीने में जब ये केस शुरू हुआ था तभी मैंने ये ट्वीट किया था जिसमें मैंने लिखा कि समय रैना को पूरा एक शो केवल बूढ़े और विकलांग लोगों पे लिखना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि समय की कॉमेडी समझने वाले बूढ़े और विकलांग लोग उसके जोक्स पे हंस लेंगे, लेकिन कुछ सामाजिक ठेकेदारों और इन न्यायमूर्तियों का क्या होगा जिन्हें कॉमेडी, आर्ट, सेंस, नॉनसेंस किसी में भी कोई अंतर समझ नहीं आता है। वैसे कहने को तो कहा जा सकता है कि जो 3 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं उसकी अपॉलॉजी के रूप में देश की जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट के सारे बड़े बड़े महामहिम जो हैं वो महीने में एक बार
वो अंग्रेजों वाले बुढ़िया के बाल होते हैं ना, वो सर पे पहन के मिथुन दा के ग्रैंड सैल्यूट लेवल का एक पोल डांस दिखाया करें। पर हमने तो कभी ऐसी मांग नहीं की। इसलिए नहीं कि हमें उन 3 करोड़ केसेस के क्लियर होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें न्यायमूर्तियों को और अधिक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में देखने में कोई रुचि नहीं है। हम भाई घरों से नोट निकल रहे हैं, इससे अधिक कॉम्प्रोमाइजिंग और क्या ही होगा। वैसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक कालजयी निर्णय सुनने के बाद मुझे अपने आप क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट संतोष वर्मा जैसे लोगों पे सुओ मोटो क्यों नहीं लेता। भाई देखो, समय ने विकलांग लोगों पे एक चुटकुला मारा तो उसे पूरे विकलांग समुदाय के भले के लिए कुछ काम करना पड़ा, कोई कुर्बानी देनी पड़ी। संतोष वर्मा जी ने ब्राह्मणों की बेटियों की मांग रखी थी। अब इसी तर्क के हिसाब से देखा जाए तो संतोष वर्मा जी को अपनी चलो छोड़ो, उस स्तर तक नहीं गिरेंगे, फिर हम में और कलेक्टरों में क्या ही अंतर रह जाएगा। यू सी व्हाट आई डिड देयर? थ्राइस। समय रैना से ही चलते हैं समय रैना की नो कॉल्ड बिरादरी के एक दूसरे कॉमेडियन की ओर, माफ कीजिएगा सेल्फ प्रोक्लेम्ड कॉमेडियन की ओर, क्योंकि टेक्निकली वो बंदा अपने आप को ना तो कॉमेडियन मानता है, ना ही उसके साथी कॉमेडियन उसे अपनी बिरादरी में मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कन्हैया कुमार के एक्स बॉयफ्रेंड की। अरे नहीं, ये वाला नहीं यार, वो वाला जो फिलहाल जेल से बाहर है, इसको हटाओ। मैं बात कर रहा हूं मेरे अमित शाह बनने की बीच की स्टेज यानी कि कुणाल कामरा की। कुणाल कामरा ने हाल ही में सोशल मीडिया पे ये फोटो डाली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वही हुआ जो कुणाल कामरा की कॉमेडी करियर के साथ हुआ है। जी हाँ, उसमें आग लग गई और सोशल मीडिया पर आग दोनों तरफ के लोगों में लगी। एक तरफ के लोग इस बात से आहत हो गए कि उसने ये फोटो डालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का अपमान किया है, जबकि दूसरी तरफ के लोग इस छटाक बटा 3 के चुटकुले को छटाक बटा 4 का ये कहकर बनाते दिखे कि इसमें तो कोई आरएसएस लिखा ही नहीं दिख रहा। बात तो सही है, ना तो इसमें आरएसएस लिखा दिख रहा है, ना कुणाल कामरा के करियर में कोई ग्रोथ। वैसे जिन्हें इस फोटो में आरएसएस दिख रहा है और वे 2 कौड़ी के चुटकुले से आहत हो गए, और जिन्हें इसमें आरएसएस नहीं दिख रहा है वे इस 2 कौड़ी के कॉमेडियन के बचाव में उतर आए हैं। इन दोनों प्रजाति के लोगों को ही समय रैना के उस शो में जाना चाहिए जो उन्हें विकलांगों के लिए करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि इनमें से एक प्रजाति आंखों से विकलांग है और दूसरी तो वैसे ध्रुव राठी हो या कुणाल कामरा, मैं इन दोनों की एक चीज के लिए तो प्रशंसा करनी चाहूंगा। ये सुसरे दोनों अपने जीवन में कितने ही खलिहार हों, करियर के ऐसे बजरबट्टू लगे पड़े हों कि एक को अपनी टीम की सैलरीज निकालने के लिए फर्जी एआई कोर्स बेचकर पैसा कमाना पड़ रहा है, तो दूसरा तो बेचारा तमिलनाडु के किसी 2 कौड़ी के होटल के ऐड करके रेंट भर रहा है। लेकिन दोनों को एक चीज बहुत अच्छे से आती है, समय समय पे रेज बेट फार्मिंग करके गालियां खाना और खबरों में बने रहना। आसान भाषा में इन्हें 2025 में जी रही 2010 की राखी सावंत कहा जा सकता है। और सो कॉल्ड राइट विंग के साथ दिक्कत है मीका सिंह वाली कि ऐसी राखी सावंतों के मुंह लगे बिना इनकी भी रोटी नहीं पचती है। गाली खाकर पैसा कमाने का यदि ऑस्कर होता तो कामरा और राठी के बीच वैसी कांटे की टक्कर होती जैसी 1995 ऑस्कर्स में पल्प फिक्शन और शॉशैंक रिडेम्पशन के बीच हुई थी। लेकिन 1995 ऑस्कर्स की ही तरह आज भी इन 2 बिल्लियों की लड़ाई में कोई बंदर रूपी फॉरेस्ट गंप ही ऑस्कर उठा ले जाता, जिसे वर्तमान में हम योगेंद्र यादव भी कह सकते हैं। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा आपको एपिसोड और कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा, ये आप कमेंट में मुझे अवश्य बताइएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे कुछ नई चटोरी खबरों के साथ, और उन पर हम बहुत ही गंभीर चर्चा करेंगे जैसे कि आज करी है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं नया एपिसोड डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।